अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी काम करने की कैपेसिटी जो हमारे पास होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। और वर्क हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि हम क्या करते हैं, हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं हम अपनी एनर्जी जो सी है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखिए। अ प्लांट कैन ट्रांसफ़र सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। एक पौधा जो सा होता है वो क्या करता है, सूरज से एनर्जी लेता है और वहाँ से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, यानी कि उसको केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट अगर बना रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, स्टीम इंजन है, स्टीम जनरेटर्स जो से होते हैं, यानी कि स्टीम इंजन में स्टीम जनरेटर लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन्स के अंदर होता है। अब ट्रेन्स के अंदर या फिर कोई भी ऐसा हम लोगों ने लेना है, एक जनरेटर लेना है जो स्टीम से चलता हो। अब स्टीम से क्योंकि वो जनरेटर चलेगा तो स्टीम हम लोग किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, वो जो हमारे पास ऊपर प्लांट होंगे वो उसको बर्न करेंगे तो वो स्टीम वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होगी। अब वो जो स्टीम है, स्टीम जनरेटर के अंदर वो क्या करेगी, वहाँ से एनर्जी जो सी है, जो ऊपर पहले केमिकल एनर्जी थी हमारे पास, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब ये वाली एनर्जी जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी व्हील को टर्न करने के लिए, यानी कि व्हील को घुमाने के लिए। और जो उसकी और बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि जेट प्लेन की जो साउंड होती है। उसके बाद जो हमारे पास हार्ट का जो पेस मेकर होता है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास बल्ब के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो लाइट के अंदर चेंज हो रहा होता है। तो ये हमारे पास सारा था। सबसे पहले हम लोगों ने एनर्जी के बारे में देखा, वर्क के बारे में देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की टू स्टेट्स हैं, एक हमारे पास होती है काइनेटिक और एक हमारे पास होती है पोटेंशियल। काइनेटिक होती है इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन, जो मूवमेंट करने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इज़ द एनर्जी ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर कोई भी चीज़ एक फिक्स पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो या पोजीशन चेंज कर रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप करके स्टेबल हो गई है, उसे हम कहते, उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम उसको स्टोर एनर्जी भी बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अब इन्होंने कहा है, अब हमारे पास है एनिमल जो उनसे हैं वो भी एनर्जी यूज़ करते हैं। एनिमल कैसे यूज़ करते हैं, एनिमल काइनेटिक एनर्जी को चेंज, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और वो एनर्जी यूज़ करते हैं। अब वो किस तरह, वो हमने देखना है एनिमल किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे हम लोगों ने सारे पीछे स्टडी किए हैं। वो सारे कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्डिंग होती है तब बनते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, ये क्या करेंगे, इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इन बॉन्ड के अंदर, क्योंकि बॉन्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर रहे होते बल्कि एक फिक्स पोजीशन के ऊपर होते हैं। तो जो भी फिक्स पोजीशन पे होता है उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जब एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो सी है इसको ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो बॉन्ड के अंदर थी, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसे एनिमल्स जो से डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू मैयर एनर्जी। किसी भी एनर्जी को हम लोग मैयर किस तरह करें, सबसे कन्वीनियंट वे जो सा है किसी भी एनर्जी को मैयर करने के लिए, वो हमारे पास होता है हीट प्रोडक्शन, यानी कि टोटल हीट प्रोडक्ट, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। स्टडी ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट फॉर मैयरिंग हीट। अब अगर हम लोगों ने हीट को मैयर करें, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन में से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, फूड की ब्रेकडाउन वगैरह हो रही होती है, तो क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही होती है। तो अगर हम लोगों ने हीट को मैयर करना है, वो हम किस तरह करते हैं, 2 यूनिट में करते हैं। नंबर 1 किलो कैलोरी में करते हैं, या फिर हम लोग कैलोरी में करते हैं। किलो कैलोरी में की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, किलो कैलोरी हमारे पास क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कहा है कि वो अमाउंट हीट की जो क्या करती है, वाटर के टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए यूज़ करती है 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे उसके पास अभी 15 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, तो 16 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग किलो कैलोरी बोलेंगे। 1 किलो कैलोरी हमारे पास 1000 कैलोरीज के इक्वल होता है। अगर हम देखें कि एवरेज पर्सन को कितनी एनर्जी चाहिए होती है दिन में, तो हमारे पास 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरी एनर्जी एक एवरेज पर्सन को चाहिए पर डे।
नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर एनर्जी जो सी है यूनिवर्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है तो इसके लिए दो लॉज निकाले गए थे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेव रहती है। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी क्रिएट बनती है और ना ही डिस्ट्रॉयड होती है, बल्कि क्या होता है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास टू हॉट प्लेट, जब भी हॉट प्लेट से गुजरती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कैसे चेंज होती है, अभी स्क्विरल जो सी है वो नट्स को ईट करती है। अब नट्स को वो ईट कर रही है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, एनर्जी जो सी है उसकी फिक्स पोजीशन है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और ये एनर्जी क्योंकि स्क्विरल ने ईट कर लिया तो ये एनर्जी स्क्विरल के अंदर चली गई है। अब स्क्विरल इस एनर्जी को यूज़ करती है ट्री के ऊपर क्लाइंब करने के लिए, यानी कि मुसलसल मूवमेंट हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। और टोटल एनर्जी पूरी यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ था वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब इस लॉ के अंदर इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स बिकम मोर डिसऑर्डर्ड, उन्होंने डिसऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने कहा है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्या होती जा रही हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं। और उन्होंने कहा है जो ये डिसऑर्गेनाइज्ड थिंग अमाउंट है, डिसऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। अब इसकी एक एग्जांपल इन्होंने क्या दी है, जैसे इन्होंने कहा हमने वाटर जो सा बॉयल करने के लिए स्टोव पे रखा है, चूल्हे पे रखा है। अब इन्होंने कहा है कि नेचुरल गैस से हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं, नेचुरल गैस बर्न इन स्टोव के अंदर जल रही है। अब उसमें क्या होगा कि नेचुरल गैस के अंदर क्या है, पोटेंशियल केमिकल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो स्टोर हुई है गैस मालिक्यूल के बॉन्ड के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो स्टोर हुई है। अब क्या होगा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट के अंदर। लाइट कैसे, वो जो ब्लू कलर आ रहा होता है फ्लेम का, लाइट के अंदर कन्वर्ट होती है और हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। अब ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है ये तो यूज़ होती है वाटर को बॉयल करने के लिए स्टोव के अंदर, और बाकी जो सी बहुत सारी एनर्जी जो सी होती है वो किचन के अंदर क्या होती है, डिसिपेट हो रही होती है। अब ये जो सारे डिसिपेट का मतलब होता है बिखर रही होती है, सारी ज़ाया हो रही होती है। अब ये डिसिपेटेड जो सी एनर्जी होती है ये हमारे की कोई भी काम नहीं आ रही होती है, यानी कि कोई भी वर्क नहीं कर रही। तो इन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है ये क्या करती है, डिसऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। अब इन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या है, अर्थ आहिस्ता आहिस्ता जो ऑल ऑब्जेक्ट जो सी यूनिवर्स के अंदर है डिसऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं, और अमाउंट जो डिसऑर्गेनाइजेशन की वो ज़्यादा होती जा रही है। इसको ये जो जब हम इसको मैयर करते हैं कि टोटल कितनी डिग्री जो है, कितनी परसेंटेज डिसऑर्गेनाइजेशन की हो चुकी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोफी। एंट्रोफी क्या होता है, टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिवर्स को हम लोग कहते हैं एंट्रोफी। और क्योंकि अभी मैंने बोला है कि इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये हीट अब क्या होगी, ये रिलीज़ हो गई है, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये डिग्री ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि क्या होती जा रही है, इंट्रॉफी जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज़ होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट आ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक रिएक्शन में क्या होता है अब एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने शुरू से सिर्फ इतना पढ़ा है कि एनर्जी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्पीड अप करती किस तरह है। अब क्लास होता क्या है, जब भी फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन स्टार्ट होना है, जैसे मैंने क्या करना है, अभी बेस NaOH है और एसिड है HCl। सबसे आम चीज़ें हैं दोनों, एसिड और बेस जो है आपस में मिलकर सॉल्ट बनाएगा, NaCl, और वाटर बनाएगा। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों की एनर्जी जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के लिए जो एनर्जी लग रही है, अब इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि न्यू बॉन्ड बनने हैं, किस किस के दरमियान बनने हैं, NaCl ने क्या करना है, जाके Cl के साथ बॉन्ड बनाना है, और H ने क्या करना है, OH के साथ बॉन्ड बनाना है। तो न्यू बॉन्ड तब भी बनेंगे जब पहले वाले जो उनसे बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक होंगे। अब पहले वाले बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल एनर्जी, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे होते हैं। अगर ये वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमें ज़्यादा देर लग जाती है इनको तोड़ते तोड़ते,
हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और अगर वीक होते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं, इन बॉन्ड को जो है वो जल्दी ब्रेक करते हैं। फिर हम कहते हैं एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। यानी कि पहले अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए थी 50 एनर्जी चाहिए थी, तो 50 एनर्जी चाहिए थी, तो एंजाइम क्या करते हैं, इस एंजाइम अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वही इसकी 10 यानी कि इन बॉन्ड को वीक कर देगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएंगे आगे जाके हमारे पास न्यू बॉन्ड बन जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आ रही हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एक है हमारे पास अब इन्होंने कहा है रिएक्टेंट के की जो एनर्जी होती है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, उन्होंने कहा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाने के लिए जो प्रोडक्ट के जो बॉन्ड होते हैं उसको कम एनर्जी लगती है। फॉर एग्जांपल इन दोनों से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसके अंदर से भी हमारे पास 10 एनर्जी हुई है, इसके अंदर से भी 10 हुई है, टोटल हमारे पास कितनी होगी, 20 एनर्जी रिलीज़ हो गई है। जबकि इसको बनाने के लिए हमारे पास 5 एनर्जी की ज़रूरत है, इसको बनाने के लिए भी, इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी 5 एनर्जी की ज़रूरत है। टोटल हमें कितनी एनर्जीज चाहिए, 10 एनर्जी चाहिए। अब इस केस में प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी 20 है, प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ 10 चाहिए, तो ये इसकी 10 एनर्जी प्रोडक्ट बना देगी, बाकी की जो 10 एनर्जी है वो इन्वायरमेंट के अंदर लॉस हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर का मतलब होता है एक्सक्रीट आउट हो जाना, और इसमें क्या होता है, एनर्जी जो सी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि खुद ब खुद होता है, हमें इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये खुद प्रोडक्ट बना ले। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोगोनिक रिएक्शन, वो देख लेते हैं। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाने के लिए, और रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसकी 10 है और इसकी 10 है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी चाहिए 20, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी 5 है, इसको ब्रेक करके जो एनर्जी आई है, इसको ब्रेक करके जो एनर्जी आई है वो भी 5 है, यानी कि टोटल इन दोनों को ब्रेक करके एनर्जी हमारे पास 10 आई है। अब 10 एनर्जी जो सी है वो क्या है, प्रोडक्ट बनाने के लिए तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इन्हें 10 एनर्जी और चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, और क्योंकि अब इन्वायरमेंट से हमें एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाले रिएक्शन जो उनसे हैं वो खुद ब खुद नहीं होते, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इन्हें हमें करवाना होता है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोगोनिक रिएक्शन। एंडो वो जिसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड, असल में रेट बोलते हैं स्पीड को। जब भी हमारे पास क्या होता है, जितने फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स के अंदर जितने रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स के अंदर, मैं कहती हूँ 5 मिनट्स के अंदर जो हैं वो सिर्फ 50% जो कन्वर्ट हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल 30% कन्वर्ट हुए, हम कहेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है। जबकि दूसरा रिएक्शन है 5 मिनट्स में, वो क्या हो गया, वो 70% जो है कन्वर्ट हो गया, हम कहेंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा तेज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, मैंने पहले ही बताया था, जो बॉन्ड को, रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। कम एनर्जी चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर इंजाइम डालेंगे तो कम एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएंगे, हम जल्दी तोड़ पाएंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी उस केस में लो होगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे मोर स्लो रिएक्शन अक्कर, यानी कि रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि उसको बॉन्ड तोड़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, न्यू बॉन्ड बनाने में तो फिर ये बात की बात है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड भी जल्दी से बन जाएंगे, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अब इन्होंने कहा है जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजाइम ऐड करके उन बॉन्ड को वीक कर देते हैं, ताकि क्या हो, वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो, केमिकल बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो करके, यानी कि एंजाइम ऐड करके, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस ऐड करना जिससे क्या हो, रिएक्शन स्पीड अप हो और खुद वो यूज़ ही ना हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस के लिए हम लोग क्या डालते हैं, एंजाइम डालते हैं। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है और कभी भी बीच में खुद यूज़ अप नहीं होता।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब रिएक्टेंट देख लेते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है, एंजाइम के जो रिएक्टेंट होता है, जिसने एंजाइम फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्या है, कोई भी एक मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर ढेर सारे रिएक्टेंट है। अब ढेर सारे रिएक्टेंट है, उन सब के रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है, उनको जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो हम लोग उसके अंदर क्या डालते हैं, एंजाइम डालते हैं। 3 एंजाइम हम लोग डालेंगे और रिएक्टेंट जो हैं वो ढेर सारे हैं। तो जिस एंजाइम ने क्या करना है, अब सबके साथ अटैच होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है। उन सबके साथ अटैच होकर जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट डिस्कवर, जो सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर हुए थे वो हमारे पास है पेप्सिन और साथ में ट्रिप्सिन। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम लोग एंजाइम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंजाइम का 3D ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल होता है, और या प्रोटीन से बने होंगे या फिर न्यूक्लिक एसिड से बने होंगे। इनके पास एक स्पेशल पॉकेट होती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड की स्पेसिफिक शेप होती है ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट आ सके। लेकिन एक हमारे पास क्या आया था, एक हमारे पास मैकेनिज्म है, वो एक हमारे पास मॉडल है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, ये क्या होता है, एक्टिव साइट क्या करती है, सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच करती है। अटैच करने के बाद इंड्यूस करती है चेंजेस, यानी कि अपनी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से चेंज लेके आती है ताकि ये सबस्ट्रेट के साथ और ज़्यादा फिट होकर फिक्स हो सके। और क्या करती है, जैसे ही उसको प्रोडक्ट के अंदर रिलीज़ करवा देती है, तो क्या करती है, अपनी शेप जो सी है वो दोबारा पहले जैसी कर लेती है। इसको कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। और ये क्या होता है हमारे पास, इन्होंने कहा ये बिल्कुल कोलैस्पिंग हैंडशेक की तरह होते हैं, कि जैसे हैंडशेक होता है, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे ही वो मिलते हैं तो वो आपस में अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये होती है, इसके ऊपर पॉकेट बनी होती है, एक्टिव साइड बोलते हैं, सबस्ट्रेट है हमारे पास, दोनों आपस में फिट बैठते हैं और हमारे पास आ जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, कैटालाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। कैटालाइसिस के बाद हमारे पास जो उनसे प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगे। और एंजाइम जब हमारे पास कैटालाइसिस हो रही होती है, ये अपनी शेप को एंजाइम जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता है ताकि और सबस्ट्रेट के साथ अटैच ठीक तरह से अटैच हो सके। और फिर क्या होता है, जब ये दोबारा जो प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाते हैं तो एंजाइम जो है वो बैक टू देयर नॉर्मल शेप, अपनी नॉर्मल शेप के अंदर वापस आ जाता है। अब एंजाइम जो है वो फंक्शन किस तरह करते हैं, अब हमें पता है कि एंजाइम क्या काम करते हैं, एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। अब ये कैसे स्पीड अप करवाते हैं, एंजाइम जो सा होता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। ये अब रिएक्शन कौन सा ये स्पीड अप करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन स्पीड अप करवा रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट अटैच हुए और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट निकालते जाना है। ये जो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, इसको स्पीड अप करवाना है। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मैंने एक ओपन करके थोड़ा लिखा हुआ है ताकि हमें थोड़ी बॉन्डिंग नज़र आ जाए। अब हमारे पास सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, इनके दरमियान में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इन बॉन्डिंग के बिल्कुल पास हमारे एंड पे प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें पता है एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन से मिलके बनते हैं और प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड ग्रुप लगा होता है। ये अमाइनो एसिड ग्रुप क्या करता है, डिस्टॉर्ड और स्ट्रेस सबस्ट्रेट बॉन्ड। ये क्या करता है, जैसे ही जो सी कैटालाइसिस जो सी हो जाती है, ये इनका बॉन्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड फ़ौरन डिस्टॉर्ट करेगा और स्ट्रेस देगा सबस्ट्रेट बॉन्ड को। डिस्टॉर्ट स्ट्रेस एक ही बात होती है, इनके डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उसको तोड़ना। इससे क्या होगा, जल्दी ये बॉन्ड जो उनसे हैं, अब ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, ये अमाइनो एसिड क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लो कर रहे हैं। और यानी कि हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए 10 एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अमाइनो एसिड जो से हैं अपनी तरफ से फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाए। अब हमें 5 एनर्जी चाहिए क्योंकि बाकी एनर्जी अमाइनो एसिड ने लगा दी है। अब वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट भी बन जाएंगे और एंजाइम जो सी अपनी नॉर्मल वापस शेप ले लेंगे ताकि क्या करें, नेक्स्ट सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकें।